हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज़। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपना जो हमने पहले टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लूम टेक्सोनॉमी, उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये जो टेक्सोनॉमी है ये 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है और मुश्किल रहता है कि आप एक चैप्टर में इसे कंप्लीट कर पाएं, क्योंकि क्वेश्चंस के अगर साथ साथ हमें इसे कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है अगर बेहतर तरीके से इसे समझना है तो। हमने फर्स्ट चैप्टर में आपकी कॉग्निटिव डोमेन कर ली है, जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट क्योंकि इसकी 3 डोमेन्स है तो बाकी डोमेन्स भी इसके साथ जुड़ी हैं, इसलिए उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। आज हम कवर करेंगे आपके अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, और यानी हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कॉग्निटिव डोमेन को इसके साथ, और किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप DSSB की कर रहे हैं, HPTGT कमीशन की कर रहे हैं, EMRS की कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं, UGC नेट की कर रहे हैं, सो जहां पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी आपका जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप निम्बस करियर ऐप पे जाके इसे अवेल कर सकते हैं। HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप निम्बस करियर ऐप पे जाके इसे अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाए गए हैं। जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप परचेज करना चाहते हैं बैच, निम्बस करियर ऐप पे जाके आप कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी की, ठीक है जी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ओके, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो दी है वो दी है आपके बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है जी। इसके बारे में बात किया बेंजामिन ब्लूम ने। अब इन्होंने क्या किया, 3 डोमेन्स दी हैं। अब ऐसी कौन सी डोमेन्स की इन्होंने बात की है? 3 डोमेन्स। फर्स्ट डोमेन दी है कॉग्निटिव, सेकेंड डोमेन है अफेक्टिव, एंड थर्ड डोमेन इज साइकोमोटर। ओके, ये 3 डोमेन्स दी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तीनों डोमेन्स एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं। अगर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, महात्मा गांधी ने एजुकेशन को लेके एक 3H दिए थे, ठीक है। 3H की बात की थी, ठीक है। अब ये 3H कौन कौन से हैं? जो 3H में आपका पहला H है वो जो आपका कॉग्निटिव डोमेन के साथ जुड़ा है, आपका हेड, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? हमारी जो मेंटल एबिलिटीज है, ठीक है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारी परसेप्शन, ये सब चीजें जो हम अपने थॉट्स को बनाते हैं, हमारी जो ये सब चीजें हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अब 3H में अफेक्टिव किसको दिखाता है? अफेक्टिव में आता है आपका हर्ट, ठीक है। और हर्ट में आएगा हमारा जो चीजें हमारे इमोशंस होगी, ठीक है, इमोशंस होगी, हमारी फीलिंग्स होगी, तो ये सब चीजें हमारे हर्ट के साथ जुड़ी हैं 3H के अकॉर्डिंग, और जो आती है हमारे अफेक्टिव डोमेन में, यानी ये आती है जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन है, और हमारी कौन सी है, साइकोमोटर डोमेन। अब हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर यानी गत्यात्मक, ठीक है। इसका एक और नाम है, और नाम कौन से, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब 3H के हिसाब से अगर हम देखें तो साइकोमोटर डोमेन जुड़ा है हमारा हैंड के साथ, ठीक है। जो हमारी एक्शंस रहते हैं, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है, वो हमारी किसके साथ जुड़ी हुई है, साइकोमोटर के साथ। फिजिकल एक्टिविटीज,
फिजिकल एक्टिविटीज अगर मैंने जो डूइंग एस्पेक्ट जो भी हम करते हैं, ठीक है जी, मींस डूइंग एस्पेक्ट्स, जो भी चीजें हम अपनी मूवमेंट के साथ करते हैं तो हैंड के साथ ये जुड़ी हुई है, ठीक है जी, हमारे एक्शंस आगे। तो जिस तरह की एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो सब जुड़ी है हमारी किसके साथ, मोटर एस्पेक्ट्स, मोटर डोमेन के साथ, जो हमारी गत्यात्मक है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लूम ने 3 तरह की डोमेन्स की बात इसमें की है, किसने, बेंजामिन ब्लूम ने। अब इन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बात किया, तो अगर हम जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लें एक बार, सो ये ब्लूम टेक्सोनोमी है जो आपकी दी है बेंजामिन ब्लूम में। तो ये सबसे पहली है हमारी कॉग्निटिव डोमेन। ओके, सो 2 वर्जन में आपको दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारी 1956 का है पुरानी डोमेन, ठीक है जी, और ये रिवाइज की गई थी 2001 में। सो ये रिवाइज्ड वर्जन है, यहाँ पे लिखा गया है, ये नाउन फॉर्म में दी गई थी, ठीक है, ये नाउन फॉर्म में दी गई है और इसे बदल के किसमें किया गया है, कन्वर्ट, वर्ब में, क्योंकि आप सब देख पा रहे हैं ना, आईएनजी फॉर्म में इसको दिया गया है। ये रिलेटेड टू टीचिंग and this is related to learning, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, जो कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा से इन्हें समझते हैं और उसके साथ हमें डिस्कस करेंगे। सो नॉलेज जुड़ा हुआ है आपकी रिमेंबरिंग के साथ, जो चीजें हम बिना सोचे समझे याद कर लेते हैं बस, कि ठीक है हमें याद करना है, कि मुझे जस्ट बेसिकली इतना पता है कि प्याजे की 4 स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस में क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। सो वो चीजें हमारी आती है, किसमें आती है हमारी, वो आती है हमारी रिमेंबरिंग में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो जुड़ी है हमारी कॉम्प्रिहेंशन के साथ। अंडरस्टैंडिंग, जो चीजें हम समझ के दूसरों को समझा सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है, कि मुझे पता है कि प्याजे की ये 4 स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस में क्या रहता है, अब मैं उन्हें समझाऊंगी कि 1 बाय 1 इन स्टेजेस में ये चीजें रहती है, सेंसरी मोटर रहती है, प्री ऑपरेशन रहती है, कन्वर्ट। तो मुझे उन चीजों की समझ है, जिन चीजों को मैं खुद समझ के दूसरों को समझा पा रही हूँ। कोई ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे यानी अब मैं दिवाली का ले लूं कि मुझे पता है दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो बेसिकली मुझे हेडिंग्स पता है, हेडिंग्स में याद करके जा रही हूँ, पेपर में मैं अपनी लैंग्वेज में उन हेडिंग्स को क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग में। थर्ड हमारा आता है अप्लाइंग, यानी एप्लीकेशन का वर्ब बदल के बनाया जाएगा अप्लाइंग। एप्लीकेशन जो हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आती है हमारी एप्लीकेशन में, जिनको हम अप्लाई कर पा रहे हैं। यानी मुझे पता है कि प्याजे की 1st स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, 2nd है प्री ऑपरेशन स्टेज, एंड प्री ऑपरेशन में मैं देखती हूँ कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, तो मैं चेक करूंगी कि बच्चे कौन कौन सी चीजें कर पा रहे हैं और कौन सी चीजें नहीं कर पा रहे, तो एप्लीकेशन में आ जाएगा। 4th हमारा आ जाएंगे एनालाइजिंग, जो बना है किससे, एनालिसिस से। सो एनालाइज कैसे कर रही हूं मैं, कि बहुत सारी कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझने के लिए मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिभाषित कर रही हूँ, ठीक है जी। सो वो आ जाता है हमारा एनालाइजिंग में। एनालाइजिंग के बाद हम देखते हैं 5th देखते हैं हम इवैल्यूएटिंग, ठीक है जी। इवैल्यूएट में जब हम किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, किसी चीज को, 2 चीजों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इवैल्यूएट करना, मुझे कोई ड्रेस लेनी है, कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन के हिसाब से मैं ड्रेस लूंगी। ड्रेस लेने के लिए मैं ड्रेस स्टोर में जा रही हूँ, स्टोर में जाने के बाद बहुत सारी ड्रेसेस वहां पे हैं, तो मैं देखूंगी कि मुझे किस तरह की ड्रेस लेनी, तो बाकियों को मैं क्या करूंगी, वो देखूंगी कि ये ड्रेस बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, तो इवैल्यूएट करूंगी चीजों को। उसके बाद लास्ट क्या करूंगी, मैं उस चीज पे आऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोचिंग लेनी है, अब किसी सब्जेक्ट की उसको कोचिंग लेनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी कि सभी इंस्टीट्यूट में जाके डेमो लगा के आएगा, फिर उसको सबसे बेस्ट जहां का लगेगा वहां जाके वो एडमिशन लेगा। तो ये आता है हमारा किसमें, इवैल्यूएशन में, जो कि इवैल्यूएट यहां जाके ये थोड़ा सा इसको क्या किया गया था, बदला गया, ठीक है जी। सिंथेसिस को ऊपर ले गए थे और इवैल्यूएशन को नीचे लेके आए थे। तो लास्ट में हमारा क्रिएटिंग आता है, जो है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के साथ मिलकर आप कुछ नई चीज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है जी, नई चीज का। इसमें इवैल्यूएटिंग में हम एक एमसीक्यू का भी ले सकते हैं। एमसीक्यू का कैसे ले सकते हैं कि जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यू में, तो हमें बाकी 3 को कट करके हमें एक ही राइट आंसर पे आना होता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी एक नतीजे पे आना।
क्रिएटिंग यानी सिंथेसिस का मतलब होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग चीजों को लेके हम कुछ नया बनाते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूं कि अब मैंने जो क्वेश्चंस आज करवा दिए उसके आज थ्योरी के बेसिस पे आप कुछ नए 4 एमसीक्यूज लेके आइए, तो कुछ नया बनाया मतलब सिंथेसाइज किया। तो इस तरह से हमारी कॉग्निटिव जो डोमेन है वो हमारी हो जाती है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालिसिस है, इवैल्यूएटिंग है, क्रिएटिंग है, जिसको सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये है हमारी अफेक्टिव डोमेन। ठीक है जी। अब अफेक्टिव डोमेन में आप देख सकते हैं, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन फर्स्ट डोमेन जो थी उसकी बात किसने की थी, तो एंडरसन ने और बेंजामिन ब्लूम ने इस चीज की बात की है। और हमारी जो अफेक्टिव डोमेन है वो किसने दी है, आपकी डेविड क्रैथहोल ने दी है। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। किसके साथ जुड़ी है, आपके 3H में हर्ट के साथ, हर्ट के साथ ये जुड़ी हुई है। हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस हैं, वो सब चीजें। तो हर्ट में मैं यहाँ पे आपको हर्ट बना देती हूँ ताकि आपको याद। तो अफेक्टिव डोमेन हमारे इमोशंस, हमारे हर्ट के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है जी। सो ये है हमारी अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से लेवल्स आते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा रिसीविंग आता है, जब हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, किसी चीज की, किसी के इमोशंस को या कुछ भी चीजें हम अफेक्टिवली हम चीजों को रिसीव करके उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, उन चीजों की वैल्यूइंग पे आते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैरेक्टराइजेशन सबसे लास्ट में हमारा हो जाता है। सो बेसिकली ये चीजें जुड़ी है हमारी अफेक्टिव डोमेन के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा लास्ट डोमेन कौन सी है, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है जी। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन जो है वो हमारी हैंड के साथ जुड़ी हुई। ठीक है जी। हैंड में हमारी कौन कौन सी चीजें साइकोमोटर में आती है, साइकोमोटर में हमारी आती है फिजिकल एक्टिविटीज, हमारी जितने भी एक्शंस हैं, जो भी हम डूइंग वर्क, ठीक है, जो भी चीजें हम करते हैं, यानी आप कह सकते हैं हैंड्स के साथ मूवमेंट जो भी हम करते हैं, वो सब चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, वो आ जाती है हमारी साइकोमोटर डोमेन में। तो ये हमारा दिया था अनीता हैरन ने रिवाइज करके। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये अगर बात की है तो की है अनीता हैरन। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो बेसिकली इन कंसेप्ट पे आपने क्या रहना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपने ये चीजें याद रखनी है। फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो आता है हमारा इमिटेशन, यानी द स्टूडेंट लर्न बाय वाचिंग एंड कॉपिंग, जो दूसरों को देख के और देखता है और सीखता है, उसको कॉपी करता है। ठीक है, बहुत मतलब देखता है चीजों को तो सीखता है, या कॉपी करके सीखता है। सेकंड में हमारा आता है मैनिपुलेशन, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के साथ जब हम चीजों को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा मैनिपुलेशन में। थर्ड आ जाता है प्रिसिजन, यानी परफॉर्मेंस बिकम मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। तो प्रिसीजन में आ जाता है हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है, हम कितने एक्सपर्ट रहते हैं एक्शंस को करने में, या हमारी जो एक्शंस है वो कितने प्रिसाइज रहते हैं, तो ये प्रिसीजन में आ जाएगा। फोर्थ है हमारा आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन में आ जाता है कि सेवरल थिंग्स जो रहती हैं, बहुत सारी थिंग्स, उन चीजों के साथ हम किस वे में परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन हमारा फिफ्थ आ जाएगा, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद एक्शन बिकमिंग सेकंड नेचुरल, यानी हाई लेवल पे जब आप सबसे लास्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो रहता है हमारा नेचुरलाइजेशन। 5 पॉइंट्स लेवल्स इस चीज के दिए हुए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सो बेसिकली अब हम इन तीनों के कंसेप्ट्स के हिसाब से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Which one of the following level of cognitive domain are responsible for divergent thinking process? अच्छा, अब डाइवर्जेंट के हिसाब से हमें निकालना है, तो डाइवर्जेंट में कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो अपर लेवल में होंगे। सो अपर लेवल में किस तरह से रहेंगे, सबसे पहले देखते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। ओके, सो इस तरह से हमारा क्या रहता है, ये ब्लूम टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रहता है। ओके, सो यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर देती हूं। हमारे इसमें 6 लेवल्स रहते हैं। ठीक है जी, 6 लेवल्स में हमारा जो फर्स्ट के 3 लेवल्स हैं और ऊपर के 3 लेवल्स है, पहले वाले 3 लेवल रहते हैं हमारे लोअर लेवल पे,
एंड ये रहते हैं हायर लेवल पे। अब जो लोअर लेवल पे रहते हैं और हायर लेवल पे रहते हैं, और जो हायर लेवल पे रहेंगे उनको क्या कहा जाता है, जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। ठीक है, तो हायर लेवल पे कौन से और लोअर लेवल पे कौन से है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है नॉलेज, फिर हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर हमारा कौन सा आ जाता है एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, एंड हमारा कौन सा आ जाता है लास्ट में सिंथेसिस। ठीक है जी, सो ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लीजिए KCA2SE। ठीक है, सो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे अपर लेवल पे हमारे 3 आ जाएंगे, उसमें हमारे एनालिसिस होगा, एनालाइजिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा और सिंथेसिस होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As classified by Bloom, which one of the following is not a subdomain of cognitive domain? यानी जैसा कि ब्लूम द्वारा वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। अब हमें जो डोमेन्स दी गई हैं, ठीक है, हमें जो लेवल दिए गए हैं कॉग्निटिव डोमेन के, उनमें से कौन सा लेवल सब डोमेन नहीं है कॉग्निटिव। तो कितनी सब डोमेन्स हमारी 6 है। फर्स्ट हमारी हो जाती है नॉलेज, सेकेंड हमारी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड हमारी हो जाती है एप्लीकेशन, फोर्थ हमारी एनालिसिस, फिफ्थ हमारी हो जाएगी इवैल्यूएशन एंड लास्ट हमारी सिंथेसिस। सो हमें पूछा गया है कौन सी सब डोमेन नहीं है। तो देखिए एप्लीकेशन तो है, एनालिसिस भी है, सिंथेसिस भी है, बट रिस्पॉन्डिंग जो है वो हमारी किसमें नहीं है, सब डोमेन नहीं है। किसकी सब डोमेन नहीं है, कॉग्निटिव की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। द डूइंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर फॉल इन द, यानी डूइंग एस्पेक्ट व्यवहार का करना पक्ष इसमें सम्मिलित है। तो किसमें है, साइकोमोटर डोमेन, बिहेवियर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। देखिए डूइंग एस्पेक्ट की बात की है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जुड़ा हुआ है हमारा साइकोमोटर डोमेन से, और साइकोमोटर डोमेन जुड़ा है हमारा हैंड के साथ। 3H के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो 3H जो है, जिसमें हमारा सबसे पहला हेड आता है जो कॉग्निटिव के साथ जुड़ा है। हेड में हमारी मेंटल एबिलिटीज, हमारी थिंकिंग, हमारे परसेप्शंस, हमारे थॉट्स, ये सब चीजें हमारी कॉग्निटिव में आ जाती हैं। अफेक्टिव में हमारा जो हमारा हर्ट के साथ जुड़ा है, ठीक है, हर्ट में हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स। बिहेवियरल डोमेन किसी तरह की कोई डोमेन नहीं है। सो डूइंग एस्पेक्ट का जुड़ा है, तो डूइंग एस्पेक्ट के साथ जुड़ा है हमारा हैंड, जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं, डूइंग आ जाती हैं, जो भी चीजें हम करके सीखते हैं अपने बिहेवियर के साथ, सो वो आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the development of human potential in education? शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है। इंडिविजुअल एम्स हैं कि जो व्यक्ति के उद्देश्य हैं, सोशल एम्स होते हैं, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम्स और स्पेसिफिक एम्स। सो कौन से इंडिविजुअल की ह्यूमन के पोटेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड एम्स होते हैं, तो इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम, दोनों चीजें जो है वो हमारी किसके साथ जुड़ी हैं, विकास के जुड़ी हैं। किसके माध्यम से, मानव की जो क्षमता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व, यानी कौन सा लेवल है ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो इन्वॉल्व करता है इंटरप्रेटिंग, जब हम इंटरप्रेट करते हैं, एग्जाम्पलीफाइंग, एग्जाम्पल्स देते हैं, उनको एग्जाम्पलीफाई एक्सप्लेन करते हैं, समराइज करते हैं, या इन्फरिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन, ओरल एंड ग्राफिक्स मटेरियल, यानी हम लिखित, मौखिक, ग्राफिक सामग्री को की व्याख्या करते हैं, ठीक है, इन्फर करते हैं। सो कौन से लेवल पे करते हैं, सो ये दिए गए हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन से। ठीक है जी, कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव की जो सब डोमेन्स हैं उसमें से किसमें दिया गया है वो बेसिकली हमें समझना है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और क्रिएटिंग। देखिए रिमेंबरिंग में जस्ट हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें याद है वही हम बोलते हैं। जैसे आपने किसी कोई कंसेप्ट की डेफिनेशन लर्न कर ली, तो डेफिनेशन आप क्या एकदम से बोल दोगे, आप उसको दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बट इसमें कहा है कि आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समराइज कर पा रहे हैं, इन्फर कर पाएंगे किसी मीनिंग को जो लिखा है, और लिए ग्राफिक्स मटेरियल है, तो ये चीजों को तो रिमेंबरिंग में तो ये आएगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग में ये आ सकता है, क्योंकि जब आप चीजों को समझेंगे तभी तो आप एग्जाम्पल को बता पाएंगे
पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, समराइज कर पाएंगे। अप्लाइंग, जब किसी चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपका आ जाएगा अप्लाइंग। एंड क्रिएटिंग में कुछ नया क्रिएट करना, सिंथेसाइज करना, बहुत सारी चीजों को जोड़ के कुछ नया तैयार करना। सो इसमें भी नहीं आएगा, अप्लाइंग में भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की सब डोमेन में ये चीजें शामिल होती हैं। Which cognitive skill involves making judgment about the value or quality of something based on criteria and standards? यानी किस संज्ञानात्मक कौशल में मानदंड या मानकों के आधार पर किसी चीज का मूल्य, गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना शामिल होता है। ठीक है, सो कौन सी कॉग्निटिव स्किल्स हैं इन्वॉल्व रहती है हमारी जजमेंट के लिए। ठीक है, हमारी वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग किस चीज के स्टैंडर्ड पे बेस्ड रहती है। एनालिसिस, इवैल्यूएशन समथिंग, किसी चीज के बारे में हम वैल्यू कर रहे हैं या किसी चीज की क्वालिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड फिक्स रहते हैं, वो हमारे रहते हैं इवैल्यूएशन में, जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजों को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल दिया था या मैंने वो ड्रेस वाला एग्जांपल दिया था, तो वो इसी में ही आता है। ठीक है, इवैल्यूएट करना किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी क्राइटेरिया के साथ। सिंथेसिस में कुछ नई चीजें बनाना, एनालिसिस में डिफरेंस करना किसी चीज के बारे में। ठीक है, या बहुत सारी किसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके समझना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हमारा इसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। Which of the following is not an effective domain? अच्छा, अब अफेक्टिव डोमेन पूछा हमें, एक प्रभावशाली डोमेन नहीं है। इसमें प्रभावशाली मीन ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत हो गया है। अफेक्टिव डोमेन मीन्स जो हमारी ब्लूम की, ठीक है, ब्लूम की डोमेन्स हैं, उनमें से हमारी कौन सी अफेक्टिव डोमेन में शामिल नहीं है। सो रिसीविंग, एनालाइजिंग, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो रिसीविंग भी आपकी शामिल है, बिल्कुल, वैल्यूइंग भी शामिल है, ऑर्गेनाइजिंग भी शामिल है, और एनालाइजिंग जो है वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, सो ये कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई है। बाकी सब चीजें आपकी कौन सी डोमेन में आती हैं, अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। सो अफेक्टिव डोमेन के बारे में जल्दी से रिवीजन कर ले हम, तो ये हमारे हर्ट के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारी जितनी भी इमोशंस हैं, हमारे जितने भी हमारे आप कह सकते हैं फीलिंग्स हैं, तो ये सब चीजें हमारी संवेगात्मक डोमेन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ओके, अब हम इसमें कहा गया है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के, उसमें हमें सबसे लोएस्ट लेवल बताना है कॉग्निटिव डोमेन का। सो 3 डोमेन्स हैं, हम सब जानते हैं, और लोएस्ट डोमेन बतानी है, तो मैंने आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट करवाई थी। ठीक है, सो सबसे लोएस्ट हमारी कौन सी जाएंगी, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो हमारी 1956 की टेक्सोनॉमी जो थी कॉग्निटिव की, उसके हिसाब से, बट जब इसको ये नाउन फॉर्म में थी। ठीक है जी, बट जब ये रिवाइज हुई 2001 में, ठीक है, तो ये वर्ब फॉर्म में दे दी गई। अब वर्ब फॉर्म में इसका क्या बन गया, नॉलेज का रिमेम्बरिंग। ठीक है, ये रिमेम्बरिंग आ गया इसमें। ठीक है जी, सो रिमेम्बरिंग आ गया हमारे इसमें, तो नॉलेज जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें लोएस्ट पूछा है, कई बार आपको हाईएस्ट पूछेंगे, अगर आपको हाईएस्ट पूछ लिया तो आपका क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है जी, 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आर। अब सबसे इजी क्वेश्चन है, इवन लास्ट में ये क्वेश्चन आया है। सो सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको आप देख के, ऑप्शन देख के आप इसका आंसर कर देंगे कि हमें 3 डोमेन्स कौन सी हैं ब्लूम की। ठीक है, ब्लूम की 3 डोमेन्स बतानी है। सो सोशल, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। आप सब जानते हैं कि सोशल कोई डोमेन नहीं है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जी बिल्कुल। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएशन हमारी कोई डोमेन नहीं है, ये सब डोमेन है। और किसकी ये सब डोमेन है, ये सब डोमेन है कॉग्निटिव की। ठीक है, कॉग्निटिव की क्या है, ये सब डोमेन।
कॉग्निटिव, पैडागोजी एंड साइकोमोटर, तो पैडागोजी किसी तरह की कोई डोमेन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचता है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, कॉग्निटिव की बात की एंडरसन ब्लूम ने, डेविड जो क्रैथहोल है उन्होंने अफेक्टिव डोमेन की बात की, और साइकोमोटर डोमेन की बात की है आपके अनीता हेरन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप इन कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। What do knowledge comprehension application analysis synthesis and evaluation belongs to? तो ये किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है आपका, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, किससे संबंधित है? सो अफेक्टिव डोमेन के साथ संबंधित है, डेवलपमेंट स्टेज, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। सो बिल्कुल जो नॉलेज से ही आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। रिमेंबरिंग, नॉलेज, किसी चीज का नॉलेज लेना, किसी चीज को याद रखना, हमारी किसके साथ जुड़ी हुई है, कॉग्निटिव डोमेन के साथ। ठीक है, हमारा जो चीजें हमारी हेड के साथ जुड़ी हैं 3H के हिसाब से, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब आपको एक सीक्वेंस दिया गया है ABCDE, ठीक है। अब हमने इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। सही जो विकल्प दिए हैं एक सही क्रम ऑर्डर में लगाना है। सो कॉग्निटिव डोमेन के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। आपने डोमेन्स देखनी है, अफेक्टिव दी हुई हो सकती है, साइकोमोटर भी दी हुई हो सकती है, तो इसके हिसाब से हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अगर मैं बात करूं तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले हमारे ऑप्शन के माध्यम से देखें तो हमारा आता है नॉलेज, ठीक है। सो नॉलेज आ गया तो मतलब ए हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो ए जिन ऑप्शन में नहीं है वो कट कर देते हैं। सो ए इनमें नहीं है। अब हमारा 2 में ए दिया गया है, ठीक है जी। सेकेंड हमारा नॉलेज के बाद आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। सो ए के बाद आ गया हमारा सी, ठीक है। सो ए के बाद है हमारा सी, ठीक है। तो सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ए के बाद रखा है बी, सो ये भी कट हो गया, तो ये सी सही हो जाएगा। बट हम फिर भी नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा ए आ गया, फिर हमारा सी आ गया, सी के बाद हमारा आता है अंडरस्टैंड के बाद होता है एप्लीकेशन, जब हम चीजों को अप्लाई करते हैं तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम चीजों को एनालाइज करते हैं तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड देन सिंथेसाइज करते हैं, यानी पहले तो इवैल्यूएशन आते हैं बट ऑप्शन में इवैल्यूएशन नहीं दिया, तो ए सी बी डी ई हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। This domain deals with the emotions, attitudes and interests of the students. कौन सा अनुक्षेत्र छात्रों की भावनाओं, दृष्टिकोण और हितों से संबंधित होता है। हमारे जो इमोशंस रहते हैं, हमारे जो एटीट्यूड रहता है, हमारे जो इंटरेस्ट रहते हैं बच्चों के, वो कौन से डोमेन के साथ जुड़ा है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, ये सब चीजें किस में रहती है, तो हमारे कॉग्निटिव में रहती। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे जो डूइंग एस्पेक्ट्स रहते हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज रहती हैं वो किस में है, तो हमारा साइकोमोटर आ जाता। बट क्योंकि इसमें इमोशंस की बात की है तो अफेक्टिव जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉग्निटिव, साइकोमोटर, डेवलपमेंटल बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। डेवलपमेंटल हमारी किसी तरह की कोई डोमेन नहीं है, सो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। आपने पढ़ा है तो आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। सो अफेक्टिव हमारा जुड़ा है हमारा हर्ट के साथ, ठीक है। और किसने बात की है, डेविड क्रैथहोल ने इसकी बात की है। इमोशंस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। Which level of teaching uses a high level of cognitive abilities as specified in the Bloom taxonomy? ठीक है जी। ब्लूम के जो वर्गीकरण में विनिर्दिष्ट शिक्षण का कौन सा स्तर उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है। ओके, सो सबसे हायर लेवल बताना है कॉग्निटिव एबिलिटीज में ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से। सो मेमोरी लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होगा। सो सबसे हाईएस्ट लेवल अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। फर्स्ट लेवल हमारा मेमोरी लेवल होता है। पहले हम चीजों को बस सीखते हैं और याद कर लेते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं समय और रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें
बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आ जाती है, चीजें उसके सामने नहीं है फिर भी वो उन चीजों के बारे में समझ रखने लग जाता है। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो ब्लूम टेक्सोनॉमी से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उम्मीद है आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। मेन फोकस आपका रहना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन से, जिससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी से लास्ट वीडियो में भी हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज की वीडियो में भी हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये दोनों वीडियोस आपने देखनी है, और दोनों वीडियोस जब आप देखेंगे, क्योंकि पहले वीडियो के बिना आपको दूसरी वीडियो का आसानी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में इसको समझा था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारे HP TGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। 40% ऑफ में ये आपको मिल रहा है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है आप बैच परचेज कर सकते हैं। HP TGT कमीशन आर्ट्स नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बैच, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, विद डिस्काउंट चल रहे हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप बैच लेना चाहते हैं, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं निम्बस करियर ऐप, और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वारी रहती है। तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, और डेली की जो PDFs हैं अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।